हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कीमोथेरेपी और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेन करता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और पेंटापेप्टाइड यूनिट। और ये जो पेंटापेप्टाइड यूनिट है वो अटैच रहता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। तो सबसे पहले हम लोग को सेल वॉल सिंथेसिस को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। ये है सेल वॉल सिंथेसिस का डायग्राम। तो सबसे पहले क्या होता है, यूडीपी जी का कन्वर्जन होता है यूडीपी एम में। यूडीपी जी मैंने आपको बताया होगा। यूडीपी जो जी है हमारा, उसका फुल फॉर्म है यूडीपी एन एसिटल ग्लूकोजामिन। उसका कन्वर्जन होता है यूडीपी एन एसिटल म्यूरामिक एसिड में। तो ये किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनॉल पायरुवेट ट्रांसफेरेस एंजाइम। उसके हेल्प से यूडीपीजी का यूडीपीएम में कन्वर्जन होता है। अब जो हमारा यूडीपीएम है उसको एक्वायर रहता है पेंटापेप्टाइड यूनिट का। तो पेंटापेप्टाइड यूनिट के फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? एलानिन रेसिमेस और एलानिन लाइगेस, ये दोनों हेल्प करते हैं पेंटापेप्टाइड यूनिट के फॉर्मेशन के लिए। अब हमारा जो एन एसिटाइल पेंटापेप्टाइड यूनिट है वो यूडीपी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और इसमें आके एन एसिटल ग्लूकोजामिन अटैच हो जाता है जो कि कैरी करके लेके आता है यूडीपी जी। जो ये हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टोप्रिनॉल। अब बैक्टोप्रिनॉल क्या है? तो बैक्टोप्रिनॉल मेम्ब्रेन लिपिड लिपिड कैरियर होता है। इसके हेल्प से हमारा जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो मतलब ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर क्या होगा, जो हमारा ये रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उसका एलोंगेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस द ग्लाइकोसिलेज। अब इस एंजाइम जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन चेन है जिसका इलोंगेशन हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकन चेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनका क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग होता है। तो क्रॉस लिंकिंग किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज। तो ये पूरा प्रोसीजर है सेल वॉल सिंथेसिस का। तो इसी को मैंने यहाँ पे अ, अच्छे से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो सेल वॉल सिंथेसिस में क्या हो गया? यूडीपी एन एसिटल ग्लूकोजामिन का कन्वर्जन हो गया यूडीपी एन एसिटल म्यूरामिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ इनॉल पायरुवेट एंजाइम। फिर यूडीपीएम को जरूरत रहती है पेंटापेप्टाइड की, तो एलानिन रेसिमेस और एलानिन लाइगेस हेल्प करता है पेंटापेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए। फिर यूडीपी जो होता है रिमूव हो जाता है यूडीपीएम पेंटापेप्टाइड से। किसके द्वारा? बैक्टोप्रिनॉल के द्वारा। फिर क्या होगा, उसमें एन एसिटल ग्लूकोजामिन आके ऐड हो जाएगा जो कि कौन कैरी करके लेके आता है? यूडीपी जी। ये सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाय बैक्टोप्रिनॉल। फिर द पेप्टिडोग्लाइकन चेन का क्या होगा? इलोंगेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसग्लाइकोसिलेज। और ये जो द पेप्टिडोग्लाइकन चेन है उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा? क्रॉस लिंकिंग के द्वारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। और ये कौन सा एंजाइम हेल्प करता है क्रॉस लिंकिंग के लिए? ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम क्रॉस लिंकिंग के लिए हेल्प करता है। अब बहुत सारे ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक हैं, जो कि इन्हीं में से एक कोई मतलब एक स्टेप को इनहिबिट करके सेल वॉल सिंथेसिस में इन्हीं में से कोई भी एक स्टेप को इनहिबिट करता है। जैसे फॉस्फोमाइसिन है, वो इनॉल पायरुवेट ट्रांसफेरेस एंजाइम जो है उसको इनहिबिट कर देगा, तो कन्वर्जन ही नहीं होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर बीटा लैक्टम क्या है? द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं होगा, तो बैक्टीरिया जो सेल है वो क्या होगा? वीक रहेगा, वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो उसका ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगा। बेसिट्रेसिन जो है
वो द बैक्टोप्रिनॉल को इनिबिट करता है, मतलब बैक्टोप्रिनॉल के डिफॉस्फोरिलेशन को इनिबिट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा से बाहर निकल नहीं पाता है। साइक्लोसेरिन साइक्लोसेरिन एलानिन रेसिमेस और एलानिन लाइगेस को इनिबिट करता है, जो कि पेंटापेप्टाइड यूनिट के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। और फिर वैनकोमाइसिन आता है। वैनकोमाइसिन ट्रांसग्लाइकोसिलेज एंजाइम को इनिबिट करता है, जो कि इलोंगेशन करता है पेप्टिडोग्लाइकन चेन को। ये सारे जो ड्रग है वो बैक्टीरियासाइडल ड्रग होते हैं, मतलब ये डायरेक्ट सेल जो हमारा बैक्टीरिया है उसको किल कर देते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंटेन करता है बीटा लैक्टम रिंग। अपने स्ट्रक्चर में ये है बीटा लैक्टम रिंग, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो पेंसिलिन पेंसिलिन से आता है सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम्स। मोनोबैक्टम का एग्जांपल है एस्ट्रियोनम और कार्बापेनम का एग्जांपल है एमिपेनम्स। हालांकि कार्बापेनम्स के और भी एग्जांपल हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियासाइडल ड्रग होता है और ये बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर का नाम है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे रहता है। तो ये इनिबिट करता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है पेप्टिडोग्लाइकन चेन के क्रॉस लिंकिंग के लिए। तो जो बैक्टीरिया है वो इन ड्रग के प्रेजेंस में बिना सेल वॉल के फॉर्म होता है और डाई हो जाता है वाटर के एम्बिबिशन के वजह से। सेल वॉल जो होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया का को। अब हम ये चारों ड्रग को बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो पेंसिलिन। तो पेंसिलिन में क्या होता है, पेंसिलिन जी जो है वो पेंसिलिनियम द क्राइसोजीनम से ऑब्टेन हुआ है, और ये सिर्फ ये एक ही एक नेचुरली अकरिंग पेंसिलिन है, बाकी सब सेमी सिंथेटिक होते हैं। बहुत सारे यहाँ इसके क्लिनिकल यूज में बहुत सारे लिमिटेशन है। तो द फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं होता है। सेकंड है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। थर्ड नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। फोर्थ रेजिस्टेंस। और फिफ्थ मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये कॉज करता है। तो हम बारी बारी एक एक क्या प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको ओवरकम कैसे किया गया ये देखेंगे। तो जो हमारे न्यू जो पेंसिलिन अभी बने हैं वो ओवरकम कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि पेंसिलिन जी ओरली इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि स्टमक जो हमारे स्टमक में एसिड है वो ब्रेक डाउन कर देता है पेंसिलिन जी का। तो न्यू पेंसिलिन जो डेवलप हुआ है वो एसिड रेजिस्टेंट मतलब उसको बनाया गया है, और ये ओरली भी इफेक्टिव होता है। जो एसिड रेजिस्टेंट पेंसिलिन का नाम क्या है, इसको आप इससे याद रख सकते हैं वुड का। तो वी से पेंसिलिन वी, ओ से ऑक्सासिलिन, डी से डाइक्लोक्सासिलिन, के से क्लोक्सासिलिन और ए से एमोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो पेंसिलिन जी होता है वो शॉर्ट एक्टिंग रहता है, क्योंकि इसका रैपिड सिक्रेशन हो जाता है किडनी से थ्रू ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस प्रॉब्लम को मतलब ओवरकम कैसे किया गया, तो जो पेंसिलिन जी है उसके साथ बेंजाथिन और प्रोकेन ग्रुप को ऐड किया गया ताकि ये लॉन्ग एक्टिंग बने। बेंजाथिन पेंसिलिन जी लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेंसिलिन है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो और क्या है, प्रोबेनासिड को एडमिनिस्टर किया जाता है पेंसिलिन के साथ में। प्रोबेनासिन का काम क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन को इनहिबिट करना। तो प्रोबेनासिन को पेंसिलिन के साथ लिया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, पेंसिलिन जी का नैरो स्पेक्ट्रम रहता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रहता है नैरो स्पेक्ट्रम के लिए। मतलब तो हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है। नैरो स्पेक्ट्रम में ये कुछ ही सर्टेन मतलब सर्टेन सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल टाइप के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है वो ब्रॉड नंबर ऑफ बैक्टीरियल अदर टाइप के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहता है। तो अभी जो नए पेंसिलिन आए हैं उसके स्पेक्ट्रम को बढ़ा दिया गया है और डेवलप किया गया है। तो उसमें वो ड्रग के नाम है अमीनो पेंसिलिन। अमीनो पेंसिलिन में एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन आएगा। कार्बोक्सी पेंसिलिन में कार्बापेनम्स और टाइकार्बोसिलिन आएगा। और यूरिडो पेंसिलिन में मेजलोसिलिन एजलोसिलिन और पिपेरासिलिन आएगा। ये सारे ड्रग इफेक्टिव रहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। फोर्थ प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो अभी रेजिस्टेंट हो गया पेंसिलिन जी के लिए। मतलब अब वो
उसके लिए जो रिस्पॉन्स पेंसिलिन जी के लिए जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो अब रिस्पॉन्स नहीं देता, वो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्यों रेजिस्टेंस हो गया? क्योंकि डेवलपमेंट हो जाता है पेंसिलिन एस का, मतलब पेंसिलिन एस को हम लोग बीटा लैक्टामेज भी बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हो जाए या तो पेंसिलिन जी बाइंडिंग प्रोटीन बदल जाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया गया है कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर को पेंसिलिन के साथ ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा कि पेंसिलिन जो बीटा लैक्टामेज का जो डेवलपमेंट होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, तो पेंसिलिन अपना काम कर लेगा और पेंसिलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि हम अलग से पेंसिलिनेस मतलब बीटा लैक्टामेज द रेजिस्टेंस पेंसिलिन ले। ठीक है, तो उस जो बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन का नाम क्या है? तो क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नैप्सिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मैथिसिलिन। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारा क्या है कि जो पेंसिलिन है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है। तो किसी भी पर्सन को अगर कोई भी पर्सन किसी भी पेंसिलिन से एलर्जिक है तो उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा उस पर्सन को, मोनोबैक्टम को छोड़ के, मतलब मोनोबैक्टम को ही एडमिनिस्टर किया जा सकता है, बाकी कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता है। और इंटरडर्मल स्किन टेस्टिंग जो होता है वो प्रिवेंट करता है एलर्जिक रिएक्शन को। अब हम पेंसिलिन का फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे तो 1 ग्राम पेंसिलिन इक्वल रहता है 1.6 मिलियन यूनिट के। एम्पिसिलिन और नेफिसिलिन जो होता है वो बाइल में, थोड़ा सा उसका पार्ट बाइल में भी एक्सक्रीट होता है। जो पेंसिलिन जी है जिसको बेंजाइल पेंसिलिन बोलते हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है और इसका शॉर्ट हाफ लाइफ रहता है, इसलिए इसको 6 से 12 घंटे पे दिया जाता है। जो प्रोकेन पेंसिलिन होता है उसको 12 to 24 आवर पे दिया जाता है और जो हमारा बेंथासिन पेंसिलिन है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है क्योंकि वो स्लो रिलीज होता है। अब बात करें क्लिनिकल यूज, पेंसिलिन के क्लिनिकल यूज की, तो पेंसिलिन जी ड्रग ऑफ चॉइस है सिफिलिस, यॉज, लेप्टोस्पायरोसिस, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस, टेटनस, गैस गैंग्रीन, मेनिंगोकोकस और एंथ्रेक्स डिजीज के लिए। ठीक है, तो सबसे द मेन सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये। तो सिफिलिस होता क्या है? ये सिस्टेमिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ट्रेपोनेमा द पैलिडम बैक्टीरियम से होता है। तो इसके मैंने यहाँ पे स्टेजेस लिखे हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली लेटेंट स्टेज के लिए बेंजाथिन पेंसिलिन को दिया जाता है, इसका 2.5 मिलियन यूनिट दिया जाता है इंटरमस्क्यूलरली और एक बार दिया जाता है। लेट लेटेंट और अनसर्टेन ड्यूरेशन के लिए बेंजाथिन पेंसिलिन द जी 2.5 मिलियन यूनिट दिया जाएगा इंट्रामस्कुलरली और 3 वीक तक दिया जाएगा और वीकली ये इंजेक्शन दिया जाएगा। टर्शरी विथआउट न्यूरो और द सिफिलिस, तो बेंजाथिन पेंसिलिन जी दिया जाएगा 2.5 मिलियन यूनिट इंटरमस्कुलरली, 3 वीक के लिए दिया जाएगा और वीकली दिया जाएगा, ये दोनों का सेम है सेकेंड और थर्ड के लिए। न्यूरो और द सिफिलिस, तो इसमें इसके ट्रीटमेंट क्या है कि एक्वस पेंसिलिन जी दिया जाता है 18 to 24 मिलियन यूनिट इंट्रावेनसली दिया जाता है डेली और 10 to 14 डेज के लिए दिया जाता है। मैथिसिलिन, नैफसिलिन, ऑक्सासिलिन और क्लोक्सासिलिन ये ड्रग्स जो हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट मतलब क्यों होता है? क्योंकि अपना जो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है वो अल्टर हो जाता है और कोई भी पेनिसिलिन यूजफुल नहीं रहता है एमआरएसए इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। एमआरएसए मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके ट्रीटमेंट के लिए वेनकोमाइसिन यूज किया जाता है और वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस वीआरएसए के ट्रीटमेंट के लिए लिनेजोलिड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स को यूज किया जाता है। पिपेरासिलिन, टाइकासिलिन, कार्बेनिसिलिन, एजलोसिलिन और मेजलोसिलिन ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट में एक्टिव रहते हैं। अब बात करें टॉक्सिसिटी पेनिसिलिन का, तो मेन टॉक्सिसिटी होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफिलैक्सिस, ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है ये ड्रग के साथ। एम्पिसिलिन की वजह से स्किन रैश हो जाते हैं उन पेशेंट में जिन पेशेंट को वायरल डिजीज है। ठीक है, मेथिसिलिन कॉज करता है इंटरस्टिशियल नेफ्रिटिस, नोजिया और डायरिया। मतलब अगर हम एमोक्सिसिलिन और नेफिसिलिन को लें ओरली तो नोजिया और डायरिया होता है। प्रोकेन पेनिसिलिन के हाई डोज की वजह से सीजर्स होते हैं और सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज होती है। ऑक्सासिलिन की वजह से हेपेटाइटिस होता है और नेफसिलिन के कारण ना न्यूट्रोपेनिया होता है।
कार्बेनिसिलिन के हाई डोज की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सेफेलोस्पोरिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।